हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने SC/ST एक्ट शुरू किया था और सेक्शन 3 तक हम आए थे। इसी के आगे हम अब बात करेंगे। लास्ट सेक्शन में हमने जो बात की थी, कि एग्रीवेटेड ऑफेंसेस की बात की थी कि जैसा कि आपने को पता है कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 बात करता है कि एग्रीवेटेड ऑफेंस और सीवियर पेनल्टीज की, जिसमें अगर आप SC/ST मेंबर के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंसेस करते हैं जो एक सीवियर क्राइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक क्या क्या हमने इंक्लूड किए थे इसके अंदर। क्लॉज 2 बात करता है फैब्रिकेटिंग, हमने एविडेंस की बात की थी। मैं सिर्फ एक रिवीजन के पर्पज से उससे शुरू कर रही हूँ। हमने फैब्रिकेटिंग एविडेंस की बात की थी, फिर हमने बात की थी कि हम कोई IPC के अंदर दिया हुआ कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं SC/ST एक्ट के अंदर, जिसके SC/ST मेंबर के लिए जिसके कारण उसको जो है पनिशमेंट मिली थी। Committing any IPC offense punishable by 10+ years against an SC/ST person property knowing their caste identity। और फिर तीसरी बात हमने की थी, आपने कोई उसके अगेंस्ट कोई मिसचीफ बाय फायर कमिट किया है। और चौथी बात जो हमने की थी वो फॉल्स एविडेंस की बात की थी, जिसके कारण आपके SC/ST पर्सन को कैपिटल ऑफेंस की पनिशमेंट दी थी। और अगर उसमें उसकी कन्विक्शन हो जाता है और कैपिटल पनिशमेंट भी मिलती है तो आपको भी ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड विद डेथ। लास्ट में मैं इसमें एक और बात जो आपको बोल रही हूँ, जो हमने सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में जो हमने पनिशमेंट्स की बात की थी, उसके कुछ जो पनिशमेंट थे वो आपकी बात थी कि जो शुरू के जो थे उसमें थी कि मिनिमम 6 मंथ्स विच में एक्सटेंड्स टू 5 इयर्स की पनिशमेंट दे रखा है, और फाइन मिनिमम 10,000 की पनिशमेंट आपको दे रखी है। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, जो कल की क्लास में मैंने नहीं बताई थी, इसके अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे क्या हैं, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस हैं। फिर उसके बाद जो हमने विमेन रिलेटेड जो क्राइम्स की बात की, ऑफेंसेस की बात की थी, आपके ZB में बात की थी, W में बात की थी, वो सभी जो बात की थी उनकी सीवियर पनिशमेंट दे रखी है। और वो क्या दे रखी है, मिनिमम 1 ईयर की आपको विच में एक्सटेंड टू 5 इयर्स एंड फाइन विच में मिनिमम 10,000 का फाइन दे रखा है। ओके, हम आज बात करेंगे सेक्शन 4 से। आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। जो सेक्शन 4 बात करता है वो बात करता है नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट। कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने SC/ST एक्ट के अंदर कोई नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी करी है, जो उसकी ड्यूटी बनती थी इस एक्ट के अंदर, और उसने उसका नेग्लिजेंस किया है, तो उसके अंदर हम ऑफेंसेस की बात करेंगे। इट अप्लाइज टू अ पब्लिक सर्वेंट हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ SC/ST, और उसकी पेनल्टी हमें क्या दे रखी है, मिनिमम 6 मंथ्स एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। और हम ये क्या क्या हम नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ब्रीच। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जस्ट लाइक कोई पुलिस ऑफिसर है जो रिफ्यूज कर देता है टू रीड आउट ओरल इंफॉर्मेशन और फेलिंग टू रजिस्टर FIR अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द एक्ट। और सेकंड बात क्या हम कर रहे हैं, फेलिंग टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ द FIR टू द इन्फॉर्मेंट इमीडिएटली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो आपको सभी को पता है कि हमारे जो एक्ट है, हमारे जो लॉज हैं, उसके अंदर सभी को आपने जो FIR फाइल की है उसकी कॉपी देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंपलसरी है। बट अगर आप किसी SC/ST मेंबर को रिफ्यूज कर देते हैं तो ये आप ऑफेंस कमिट करते हैं इस एक्ट के अंदर। तीसरी बात जो है इन्वेस्टिगेशन ब्रीच। आप अपनी जो आपके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ब्रीच कर रहे हैं, फेलिंग टू रिकॉर्ड विक्टिम और विटनेस स्टेटमेंट्स और फेलिंग टू सबमिट द चार्ज शीट टू द स्पेशल कोर्ट विद इन 60 डेज। तीसरी ये है। और चौथी बात क्या है, इनकरेक्टली प्रिपेयरिंग, फ्रेमिंग और ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन इंटेंट टू डिरेल द केस। कुछ हमारे स्टेट्स की ऐसी SC/ST कम्युनिटीज भी हैं जो कि हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ पाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो छत्तीसगढ़ हो गया, हमारे झारखंड हो गया, वहां पे कुछ हमारी आदिवासी कम्युनिटीज भी हैं जो SC/ST कम्युनिटीज में हम इंक्लूड करते हैं, और उनको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है। अगर वो कोई पुलिस इंचार्ज के पास जाते हैं, FIR फाइल करते हैं, तो दे हैव द राइट टू हैव अ ट्रांसलेटर। तो अगर उनको उस चीज के लिए मना कर दिया गया है, या फिर जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ रहे हैं, इनकरेक्टली प्रिपेयर किए जा रहे हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं चार्जेस, या उनके ट्रांसलेशन में, डॉक्यूमेंट्स में, जिससे कि क्या हो, ये जो आपका ये जो आपकी चार्जेस हम फ्रेम कर रहे हैं वो गलत दिशा में जाए, ये इंटेंशन के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर आता है।
तो उसकी बात हमने क्या करी है, और इसमें ऐसे में क्या होता है, कॉग्निजेंस इज टेकन बाय द स्पेशल कोर्ट। ये हम सभी को पता है कि जो SC/ST एक्ट के अंदर एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश की गई है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, तो वो अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, उस पर्सन के अगेन एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी बैठेगी, और अगर उसने कहा तो एक स्पेशल कोर्ट जो होगा वो इस मैटर को डील करेगा। और उसकी पनिशमेंट हमको क्या दे रखी है, मिनिमम 6 months एक्सटेंडिंग अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फिर बात करते हैं सेक्शन 5 और 6 की। सेक्शन 5 जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपने इस एक्ट के अंदर पहले भी क्राइम अगर कर रखा है और फिर से आप वही क्राइम कर रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं, कोई SC/ST पर्सन है उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट पहले भी इसके अंदर केस फाइल हो चुका है, तो आपकी पेनल्टी अब की बार क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 year एक्सटेंडेड टू अप टू द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द स्पेसिफिक ऑफेंस। जो आपको इस ऑफेंस के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखी है, हमने पहले पढ़ा कि 5 years तक भी दे रखी है, तो उसके आगे मैक्सिमम पनिशमेंट के आगे मिनिमम नॉट लेस देन 1 year की पनिशमेंट आपको और बढ़ दी जाएगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, जो कि आपके एज पर योर ऑफेंस ये पनिशमेंट आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। दूसरी बात जो क्या कह रहा है, सेक्शन 6 जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि IPC के ये जो सेक्शंस हैं आप इनसे कर सकते हैं उनको, BNS के जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 34, 149, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5A और आपका चैप्टर 23 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, इन सभी जो आपके चैप्टर्स और सेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये ऐसे के ऐसे हम SC/ST एक्ट में हम यूज कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो सेम मीनिंग आएगा जो आपके इस ऑफेंस के अंदर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए आप SC/ST मेंबर हैं और आपने जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, आप SC/ST मेंबर हैं, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, आप रोड पे जा रहे हैं, आप ड्रंक है और फिर आपने कोई क्राइम कमिट किया है, तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं SC/ST मेंबर हूं इसलिए मुझे एक्सेप्शन मिले, ये इस चीज का वो नहीं करती। उसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट होता है और वहां पे उस बात का इंटेंशन ही नहीं है कि इस SC/ST आपका क्या आप वहां पे SC/ST मेंबर है, तो वो यहाँ पे आपका IPC ही अप्लाई होगा, वहां पे SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, वहां पे एज इट इज IPC ही आपके अप्लाई होगा। आप रोड पे जा रहे हैं, आपसे किसी की लड़ाई हो गई और उसने आपको हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, चांटा मार दिया, आप अगर उसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको रोड चलते आदमी को ये नहीं पता कि आप SC/ST मेंबर से बिलोंग करते हैं, आप उसको और डीपली हम समझते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, आपने कार चला रहे हैं, आपने सामने वाली कार के टक्कर मार दी या आपके पीछे वाली कार ने आपकी टक्कर मार दी, वो उतरा, उसने आपके थप्पड़ मार दिया या उसने आपको कुछ अब्यूज किया, आपने भी उसको अब्यूज किया, बट ऐसी कंडीशन में आप आउट ऑफ नोवेयर उस पर ये केस फाइल कर रहे हैं क्योंकि मैं SC/ST मेंबर का हूं इसलिए मेरे संग उसने ये गाड़ी ठोकी है या मेरे संग दुर्व्यवहार किया है। ये क्या बात हुई, आपको इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है बट आप इसका मिसयूज भी नहीं कर सकते हैं। उस पर्सन को क्या पता कि ये कार जो किसी SC/ST मेंबर से बिलोंग करती है, बशर्ते वो पर्सन आपको जानता था, आपके पड़ोस में रहता था, वो आपको जानता था कि आप SC/ST मेंबर हैं और इसलिए वो आपसे आके लड़ रहा है और आपको उस अब्यूज में यह भी कह रहा है कि आप SC/ST मेंबर हैं, उस कास्ट के हैं, तो आप है ना ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तभी आप इस SC/ST एक्ट के अंदर फॉल करेंगे, अदरवाइज आपको सेम तरीके से डील किया जाएगा एज दे अप्लाई टू द IPC। ओके, सेक्शन 7 और 8 की बात हम करते हैं, तो सेक्शन 7 और 8 बात करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी यूज की जा रही है ऑफेंस कमिट करने के लिए अंडर दिस एक्ट, तो उसका फॉरफिट या सीजर किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। Property movable or immovable used in the commission of an offence may be attached during the trial. इसको अटैच किया जा सकता है। Post conviction the special court may declare that such property be forfeited to the state government upon conviction. प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पावर्स दी जा रही है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है। जहां जहां अगर हम आगे भी देखेंगे कि डेलीगेशन की पावर यूज की जा रही है, कोई कमिटी सेटअप हो रही है या हम देख रहे हैं फॉरफिट टू द, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक हमने जो पिछला हमारा एक्ट पढ़ा था,
आर्म्स एक्ट, उसके अंदर हम हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम हर जगह स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सारी पावर्स किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। फिर सेक्शन 8 आपका क्या कहता है? प्रिजम्पशन की बात करता है कि वहां पे ये कहता है कि अगर कोई केस चल रहा है, अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम abatement if the accused rendered financial assistance to the person committing the offense, common intention and knowledge of caste। तीन बात है। पहली बात क्या कर रहा है? abatement। आपने कोई क्राइम कमिट करने के लिए जो पर्सन ऑफेंस कर रहा है जो ऑफेंडर है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है उस ऑफेंस करने के लिए जो कि आपके SC/ST एक्ट में है। नहीं, अब आप बोले कि मैंने तो ये क्राइम, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। आप भी उतने ही लायबल कहलाए जाएंगे जैसा कि आपने वो खुद ने ऑफेंस किया है। इसका एग्जांपल क्या है? कोई पर्सन कह रहा है कि आप एग्जांपल मानिए कि आप एक लोकेलिटी में रहते हैं, कोई एक पर्सन है जो आपके पास बात कर रहा है कि वो पर्सन जो है वो SC/ST, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, ये समझता क्या है अपने आप को, और आप उसको इंस्टिगेट कर रहे हो। हाँ 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 सही कह रहा है, तू मजा चखा दे अब की बार तो उसको, अब की बार तो तू, या तो आप इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, या हम जो अबेटमेंट की बात कर रहे हैं हम IBC में के अंदर 107 के अंदर बात करते हैं, इंस्टिगेशन की बात करते हैं। या तो आप अबेट कर रहे हैं, या फिर आप उसको बोलते हैं मैं तुझे पैसे देता हूँ, उसके लिए ये सामान लेके आ और है ना ये कचरा लेके आ, या फिर तो आप उसको कोई सामान के लिए पैसे दे रहे हो, या उसको किसी भी तरीके से फाइनेंशियली असिस्ट कर रहे हो कि मैं तुझे असिस्ट करता हूँ, है ना, तू ये लेके आ, तू पेंट लिया उसके घर के ऊपर फेंक दे। आप उसकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, तो आप लाइबल है इफ द अक्यूज्ड रेंडर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि आपने भी वो ऑफेंस कमिट किया है। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? कॉमन इंटेंशन। इफ अ ग्रुप कमिट्स एन ऑफेंस एज अ सीक्वल टू एन एग्जिस्टिंग लैंड और अदर डिस्प्यूट, चार लोग हैं, जिस तरीके से मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसी तरीके से एक ग्रुप बैठ के बात कर रहा है, आप चुपचाप सिर्फ सुन रहे हो। उस ग्रुप में बातचीत चल रही है कि वो एक पर्सन है, वो SC/ST का है, उसकी लैंड को हम लैंड में हम है ना ये डिसरप्शन करते हैं, उसको उसका पोजीशन ले लेते हैं, इस तरीके की बातचीत चल रही है एग्जिस्टेंट लैंड की, या कोई और डिस्प्यूट है, हम इस तरीके से कोई ऑफेंस कमिट करने की बात कर रहे हैं, और आप चाहे चुपचाप सिर्फ सुन रहे हो, आपका कोई उसमें नहीं है, बट आप उस ग्रुप में बैठे हो और आप चुपचाप उस बातों को सुन रहे हो, तो ये माना जाएगा, ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि आपका भी वो क्राइम या ऑफेंस करने का कॉमन इंटेंशन है। तीसरी बात जो हम करते हैं, नॉलेज ऑफ कास्ट। इफ द अक्यूज्ड हैड पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम ऑफ देयर फैमिली, द कोर्ट प्रिज्यूम्स द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ देयर SC/ST आइडेंटिटी। मैंने अभी आपको एक वो कार ठोकने वाला एग्जांपल बताया कि रोड पे चल रहे हैं, झगड़ा हो गया, आपको नहीं पता, तो उसी तरीके से अगर आपके पास नॉलेज है, किसी भी तरीके से आप उस पर्सन को पर्सनली जानते हो, आप उस पर्सन के ऑफिस में काम करते हो या आपके उसके कॉलोनी में काम करते हो, किसी भी तरीके से अगर कोई एग्जांपल, आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपके पास पूरी कॉलोनी का, पूरी सोसाइटी, उस जगह का जो एक लोकेलिटी है उसका डाटा आता है, आपको पता है कौन पर्सन SC है, कौन पर्सन जनरल कास्ट का आता है, कौन पर्सन किस कास्ट से बिलोंग करता है, आपको नॉलेज है, बट आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हो, बट आउट ऑफ नोवेयर आप सडनली कोई बाय कोइंसिडेंस उस पर्सन से कहीं पे मिल लेते हो और आपका झगड़ा भी हो जाता है, और फिर आप कोई ऑफेंस कमिट कर देते हो, वो पर्सन आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कि SC/ST एक्ट के अंदर, और आप ये कहते हो इस पर्सन से तो मैं पहली बार मिला था, मैं इस पर्सन को जानता भी नहीं हूँ, बट अगर किसी भी तरीके से यह प्रूव होता है, अगर आपको किसी ने बताया है, आपके पास किसी भी तरीके से आप उसके ऑफिस में काम करते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, पर्सनल नॉलेज है किसी भी बेस में, वो पर्सन बोले कि नहीं ये पर्सन मुझे जानता है, ये मेरे यहाँ जनगणना के लिए आए थे या मेरे पोलियो के लिए आए थे, इनको पता है, इनके पास डाटा है, या इन्होंने बोला ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं, ये इनके पास पर्सनल नॉलेज है कि मैं SC/ST कास्ट से बिलोंग करता हूँ, जस्ट बिकॉज ये मुझे जानते नहीं है, पर्सनली हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास नॉलेज नहीं है कि मैं SC/ST कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके, ये आप ये भी मान सकते हैं कि ये जो है ये अगेंस्ट में भी काम करता है और डिफेंस में भी काम करता है। मैंने आपको दोनों तरीके के एग्जांपल बता दिए, आप उस पर्सन से अननोन है तो आप इसका डिफेंस भी ले सकते हैं कि मेरे पास नॉलेज ही नहीं थी, मैंने एक जनरल ऑफेंस किया है, अब्यूज किया है, बट मेरे पास SC/ST एक्ट के अंदर मैं इसके अंदर लायबल नहीं हूँ। और दूसरी तरफ अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज है किसी तरीके से तो इसके अंदर आप लायबल भी होंगे। कमिंग बैक टू द सेक्शन, हमारा जो लास्ट सेक्शन हम जो आज डील करेंगे, जो आपको बात करेंगे वो है
सेक्शन 9 की कन्फर्मेंट ऑफ पावर, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी, उसके पास पावर है टू कन्फर्म पावर्स ऑन एनी ऑफिसर टू प्रिवेंट और कोप विद एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट टू इन्वेस्टिगेट केसेस। किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है टू डील, टू प्रिवेंट और कोप विद एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और टू इन्वेस्टिगेट केसेस। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिसर आता है उसको है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना के, या फिर कोई भी मान लीजिए गांव का पर्सन है, आपको पता है पंचायत बैठती है, उसके वार्ड मेंबर, कई तरह के नोडल ऑफिसर, कई तरह के वहां पे पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। अगर किसी को भी स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली एम्पावर कर देती है कि आपके पास ये जिम्मेदारी है कि SC ST ये जो ऑफेंस कमिट किया है इसके अंदर आप मुझे ना इन्वेस्टिगेशन ला के दे दीजिए, कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट ये पावर कर सकती है। ऑफिसर्स एक्ट विद द पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। तो वो ऑफिसर क्या करेगा, उसके वो वही करेगा विद द पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। एक जो पुलिस ऑफिसर की जो मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की जो एक ना पावर्स होती है, उसके पास वही सेम पावर होगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, सीज कर सकता है डॉक्यूमेंट्स, कहीं पे सर्च कर सकता है, सर्च एंड सीजर का उसके पास पावर्स है। जो भी हमारे कोड के अंदर, और कोड हमने यहाँ पे क्या बात की थी, कोड क्या बात है, CRPC जो कि अब क्या है BNSS, उसके अंदर जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो पावर्स होती है वो वही पावर्स उस ऑफिसर के पास होगी अंडर दिस एक्ट। अब 9 तक तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास सेक्शन 9 तक का ही हमारे पास कोर्स में मेंशन है, बट एक और सेक्शन है जिसपे है ना PYQ भी आते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो वो कि हमारा क्या है, सेक्शन 18। और ये क्या बात करता है, एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है। आपको सभी को पता है कि कोई आपको है ना एंटिसिपेटरी बेल है ना का प्रोविजन होता है कि आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन है कि मेरे अगेंस्ट कोई है ना अरेस्ट आ सकता है, तो आप एक एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर देते हैं। तो जो हमारा 438 है, तो इस सेक्शन 18 बात ये करता है कि जो सेक्शन 438 है CRPC का एंटिसिपेटरी बेल का, वो इस SC ST एक्ट के अंदर अप्लाई नहीं होता है, shall not apply to persons committing an offense under this act। आपने इस एक्ट के अंदर क्राइम कर दिया है, ऑफेंस कर दिया है, तो आप पहले से एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं। अब इसके आगे हम इसका एक और पूरी टाइमलाइन है कि है ना आप, क्योंकि जैसा कि है अब आप भी देख रहे हैं कि फॉल्स मलेशियस केसेस भी फाइल होते हैं SC ST एक्ट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लोगों ने बोला कि अब ये तो हमारा जो एक तरीके से इनोसेंट पर्सन है उसका क्या आप है ना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आप एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं दे रहे हैं सेक्शन 18 के अंदर। तो सेक्शन 18A आया था ऐसी कंडीशन में। अब ये जो है हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहली बात हम एक और बात करते हैं उससे पहले, जो मैंने आपसे कल की क्लास में बात की थी पब्लिक व्यू के बारे में, तो उसका मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस लेके आई हूँ। उसका नाम था हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, सुप्रीम कोर्ट 2020 का केस था। इसमें ये बात की गई थी कि एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, इसका क्या मीनिंग है। मैंने आपसे पब्लिक व्यू की बात की गई थी ना, एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, तो इसमें ये बोला था कि जो पब्लिक प्लेस जो है, हर पब्लिक प्लेस पब्लिक व्यू नहीं होती है। आपका घर है, ये आपका घर है, ये और बाहर आपका ये लॉन है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब ये रोड पे अगर यहाँ पे ना अगर 2 लोग खड़े हैं और आपसे ना आप ये A है और ये B है, A जो है वो B को अब्यूज करता है। अगर इस रोड पे चलते हुए 2-3 लोग हैं, उन्होंने ये सुना, तो पब्लिक व्यू के अंदर आपकी अब्यूज किया गया है, ये कहा जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि आप कोई पब्लिक प्लेस के अंदर नहीं है, घर के अंदर लड़ाई की गई है, 4 लोगों के बीच में आपको बोला गया है, उन्होंने लोगों ने सुना है, आपको अब्यूज किया गया है टू ह्यूमिलिएट के इंटेंशन से। तो अंडर दिस एक्ट कि आप SC ST है तो वो पब्लिक व्यू के अंदर आएगा। इफ एन अब्यूज अकर्स इनसाइड द और उसी तरीके से आप एक 4 दीवारी के अंदर है, A है और B है, उसके अलावा यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है। वही डेफेमेशन वाली बात जो मैंने आपको कल पिछली क्लास में समझाई थी कि A है और B है, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन ही नहीं है। और उस कंडीशन में अगर A जो है वो B को अब्यूज करता है तो कोई पब्लिक ही नहीं है, तो व्यू क्या बनेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो पब्लिक व्यू का इंग्रेडिएंट है वो सेटिस्फाई नहीं होता है और FIR क्वैश हो जाएगी।
जो आपने अगर ये बोला है कि पब्लिक व्यू के अंदर मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है, तो ये आपके एफआईआर क्वैश हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी। इफ एन अब्यूज अकर्स इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ अ प्राइवेट बिल्डिंग विद नो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक प्रेजेंट, ओनली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, the public view ingredient is not satisfied, the FIR can be quashed। अब दूसरा इश्यू क्या था? Does every dispute within SC/ST member attract the act? No। Assertion of property title is a civil right। Insults are not offences under the act unless they are specifically on account of the victim belonging to the SC/ST community। हर इंसल्ट, हर जो वही बात, हर इंसल्ट, हर तरह का अब्यूज जो है इस एक्ट के अंदर नहीं आता है, वो तभी आएगा व्हेन दे आर स्पेसिफिकली, वो स्पेसिफिकली, इसी यही इंटेंशन से बोला गया है कि आप SC/ST मेंबर हैं, जब तक कि आप इस एक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल लड़ाई हो रही है और 2 पर्सन लड़ रहे हैं, तो आप SC/ST मेंबर, जस्ट बिकॉज आप एक SC या ST मेंबर हैं, आप इस एक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो ये आपके जो ये केस मैं आज इसलिए लेके आई क्योंकि आपके जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें आंसर राइटिंग में आपके हेल्प करता है कि अगर आपके पब्लिक व्यू से रिलेटेड या अब्यूज से रिलेटेड अगर ऐसा इन सच आपके कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए ये केस इंपॉर्टेंट आता है। फिर अब जो मैंने आपसे बात करी आपके इस एंटिसिपेटरी बेल वाली बात, तो इसमें हुआ ये था कि भाई सबको पता है कि 19 जो पहली टाइमलाइन जो थी, सेक्शन 18 आया जिसमें बोला नो ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअली हुआ ये कि 1990 आपके उसके बाद हुआ ये कि आपके 1995 में एक है ना केस आया, 1995 में आया था नहीं, आपके सबसे पहले केस आया 2018 में, काशीनाथ का केस। नाइनटीन 1995 में भी ये बात उठी थी, उसके बाद काशीनाथ का केस आया। 1995 में एक्चुअली जब बात उठी तो जो है वो आपके SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल्स आए थे 1995 में। उसके बाद 95 के अंदर स्टेट ऑफ MP वर्सेस रामकृष्ण बलौथिया का केस आया। उसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 18। तब भी ये बात आई क्योंकि जब भी बार बार फ्रिवलेस या फॉल्स केसेस फाइल होने लग गए थे, तो ना ऐसी कंडीशन में हुआ ये कि काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस आया 2019 के अंदर, नहीं 2018 के अंदर। काशीनाथ अब ये काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ क्या, इस केस के अंदर कोर्ट ने ऐसे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंटिसिपेटरी बेल जो है ये अनअवेलेबल होने, ये जो आपका है ना सेक्शन 18 है, इसके लिए ऐसे बोला गया कि नहीं, एक प्राइमा फेसी है ना इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद ही FIR फाइल होनी चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। तो इसलिए पहले ये देखना चाहिए कि ये केस जो है वो वाकई में इस एक्ट के अंदर फॉर्म या होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक प्राइमा फेसी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट सेक्शन आपके ले आए सेक्शन 18A। उससे क्या हुआ, उससे जो है आपके ये भी 2000 फिर ये भी आया आपके 2018 में।
उसमें ये बोला गया कि नलीफाई कर दिया गया वो बात को जो काशीनाथ महाजन में बोली गई कि नहीं, आपके एंटिसिपेटरी बेल वाला प्रोविजन जो वो तो रहेगा, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, आपके जो नो प्रायर सैंक्शन, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अरेस्ट होगा, कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। फिर ऐसी कंडीशन में फिर से हमारे 2020 के अंदर एक और केस फाइल हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 18 है, ठीक है आप रख लो, आपको है ना, क्योंकि हो रहा ये था कि सुप्रीम है ना जो पार्लियामेंट था उनके बीच में एक ये टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन हो गई थी। अब मैंने आपको पहले ही लिख दिया, अब आपको समझाती हूँ कि काशीनाथ के केस में ऐसे बोला गया कि है ना ये जो काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था उसमें बोला गया कि मिसयूज हो रहा है इनका, तो आपके इसलिए पहले एक है ना प्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एफआईआर फाइल होने से पहले, और इसलिए एंटिसिपेटरी अगर है ना लगे तो एंटिसिपेटरी बेल भी देनी चाहिए। तो सेक्शन 18A के अंदर है ना उसने जो पार्लियामेंट थी उसने ये बात जो थी उसको नलीफाई कर दिया उस केस की, और बोला गया कि नहीं इस एक्ट का अगर आपका ना मिसयूज हो रहा है तो उसके साथ साथ उन लोगों के संग है ना उनके संग इनजस्टिस भी हो रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर से जो पावरफुल लोग थे वो इस सेक्शन का यूज करते हुए इस सेक्शन के अंदर है ना SC/ST एक्ट से भाग रहे हैं। तो फिर पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 2020 के अंदर फिर से ये बात बोली गई कि ठीक है 18A को अपहोल्ड रख लीजिए, बट अगर अपहोल्ड कर दिया गया 18A को, मतलब ठीक है एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, बट हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर के अंदर इस बात को एक्सटेंड किया गया कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि प्राइमा फेसी अगर कोई ऐसा केस दिख रहा है कि जिनके फैक्ट्स के बेस पे ही दिख रहा है कि ये जो केस है ये फॉल्स केस फाइल किया गया है, फॉल्स फैक्ट्स हैं, झूठा केस फाइल किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट इस एफआईआर को क्वैश भी कर सकती है, एंटिसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर सकती है। तो उन्होंने ये इसलिए आपके एक लैंडमार्क केस बन गया था, और उससे ये 18A का जो आपकी टाइमलाइन है इसको आप ध्यान रख लीजिए। वही बात मैंने ना इसमें की है, उसमें यही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन दिया था कि एंटिसिपेटरी बेल इज स्ट्रिक्टली barred unless the FIR on its very face prima facie entirely fails to disclose a caste based atrocity। वरना जो प्राइमा फेसी ही दिख रहा है कि इसमें कोई कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी नहीं है, इस SC/ST एक्ट का सिर्फ यूज किया जा रहा है सीवियरिटी दिखाने के लिए। If the allegations inherently do not make out a case under the act, the bar under the section 18 does not apply। Okay? तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एक्ट शुरू करेंगे। हमने 2 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। लोगों को बताइए कि एपीओ की क्लासेस चल रही है, एपीओ की पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी शुरू नहीं की गई है। कमेंट में अगर आपका पहले कौन सा एक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। कोई डाउट आता है आपका तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और फॉर मोर लीगल अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद थिंक लीगली।